गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गुलशन वर्मा प्राणी शास्त्र विभाग से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए लेकर के आए हैं, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन पार्ट से डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स के बारे में बताया था और उसमें क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ बताया था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। उसी के कंटेक्स्ट में आगे का जो हमारा टॉपिक है अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस, जो उसमें हमने नेक्स्ट टॉपिक अपना है कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। तो जब हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था तब कुछ टर्मिनोलॉजी ये आई थी कि प्रोटोजोआ क्या है, मेटाजोआ क्या है। इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ व्यू से मैंने बात की थी, लेकिन आज हमें जो है इसकी विस्तार से चर्चा करनी है, इसलिए ये अलग से टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है। तो अब आज अपन इसकी डिटेल स्टडी करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ मेटाजोआ और प्रोटोजोआ क्या होता है और किसे कहते हैं, किस तरह के एनिमल इसमें आते हैं। चलिए, प्रोटोजोआ का मतलब जैसे आप जानते हैं, प्रोटोजोआ जो मैंने आपको बताया था, प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट और जोआ का मतलब आप जानते हैं एनिमल्स, यानी कि प्रिमिटिव जंतु या पहले जंतु जो सबसे पहले आए, फर्स्ट, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं प्रिमिटिव, अल्प विकसित प्रकार के जंतु। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ। इस तरह के एनिमल जिनका विशेष कैरेक्टर क्या होता है, अगर हम बात करें इसके आज कैरेक्टर्स की अपन बात करेंगे कि प्रोटोजोआ संघ के अंदर क्या क्या आता है, क्या है, किस तरह के एनिमल्स हैं ये। तो स्पेसिफिकली जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो प्रोटोजोआ को डिनोट करता है, जिसमें हम बात करते हैं कि ये एनिमल कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, नग्न आँखों से या नेकेड आई से हम इन्हें नहीं देख सकते। तो कितना साइज होना चाहिए, जैसे माइक्रोस्कोप से देखने के लिए 0.1 mm अगर साइज होता है, इससे कम आकार के जितने भी साइज के जो जंतु होते हैं वो उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, और उनको आप क्या बोल सकते हो, माइक्रोस्कोपिक एनिमल बोल सकते हो। और 0.1 mm से बड़े जितने भी एनिमल्स हैं वो सॉरी मेटाजोआ के एनिमल्स कहलाते हैं, और मल्टीसेलुलर एनिमल होते हैं वो, तो उनको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। तो ये तो बात थी प्रोटोजोआ के एनिमल कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर। तो हम देखिए इसको इस तरीके से अपन इसकी चर्चा कर सकते हैं, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, एक कंपैरिजन के थ्रू अपन पढ़ते हैं इसको आज। तब हम इसके बारे में अपनों को कंप्लीट पता लग जाएगा कि प्रोटोजोआ और मेटाजोआ एनिमल्स में क्या डिफरेंस है और किन्हें कहा गया है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ एनिमल्स जो हैं, जैसा मैंने बताया कि कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, और दूसरा ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय से मतलब है कि एक सिंगल सेल जो है वो सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को क्या करती है, परफॉर्म करती है। एक ही कोशिका से क्या होगा, श्वसन भी होगा, उत्सर्जन भी होगा, जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका से संपन्न होती है, कोई अलग से सिस्टम नहीं पाया जाता। तो ऐसे एनिमल क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल कहलाते हैं प्रोटोजोआ के जंतु। और कुछ जो होते हैं उन्हें एसेलुलर भी माना गया है, इसी के अंदर वो आते हैं। जैसे हम बात करते हैं अमीबा की, अमीबा को एसेलुलर माना गया है, अकोशिकीय जीव माना गया है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इनमें ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि संगठन क्या होता है। संगठन क्या होता है कोशिका का, जैसे सेल्स, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होती है, सेल कहलाती है कोशिका। और कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाता है, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ ये जो प्रोटोजोआ के सिंपल जो एनिमल्स होते हैं, एक कोशिका का इनका शरीर होता है, सिर्फ कोशिका के बने हैं, इसलिए इनमें किसी प्रकार के
जो आगे का जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता। किस प्रकार का पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म का बना, या फिर हम कह सकते हैं सेल का बना हुआ। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया, संगठन कैसा हो गया इन जंतुओं का, प्रोटोजोआ का? या तो प्रोटोप्लाज्मिक, या हम इसको क्या भी कह सकते हैं, सेलुलर भी कह सकते हैं, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये मेटाजोआ के एनिमल्स की जो बात करें, अपन कंपैरिजन कर रहे थे, मेटाजोआ एनिमल्स किनको कहा गया है? मल्टी सेलुलर एनिमल्स को। मल्टी सेलुलर एनिमल्स जिनका शरीर बहुकोशिकीय होता है, उनको सभी एनिमल्स को अपन क्या कहते हैं? मेटाजोआ कहते हैं। देखिए एक बार आपको अगर याद हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको इसको सब डिटेल्स में बताया था पूरा का पूरा, कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कि क्या प्रोटोजोआ और मेटाजोआ और किस तरह का इनका आउटलाइन चार्ट था, जिसमें देखिए इस प्रकार से आपको थोड़ा याद दिला देते हैं। एनिमेलिया किंगडम था, जंतु जगत पूरा, जिसको हमने 2 सब किंगडम में बांट दिया था। 2 सब किंगडम कौन कौन से थे? प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। तो आज इसी की बात अपन कर रहे हैं कि ये प्रोटोजोआ और मेटाजोआ जो सब किंगडम है, ये किस तरह के एनिमल हैं और इनकी डिटेल से अपन बात कर रहे हैं। तो प्रोटोजोआ के अंदर आपको मालूम है एक ही फाइलम रखा गया था, कौन सा? पोरीफेरा, सॉरी प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ फाइलम रखा गया था इस सब किंगडम के अंदर, जो पहला फाइलम है और सबसे सिंपल प्रकार के एनिमल है जिनकी अपन बात कर रहे हैं। और अपन इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? मेटाजोआ के जंतुओं से। और मेटाजोआ जंतु कैसे थे? मल्टी सेलुलर। वहाँ मैंने बताया था आपको कि बहुकोशिकीय जीव जितने भी हैं वो मेटाजोअन्स हैं, और जो यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय जीव, वो सारे के सारे क्या हैं? प्रोटोजोअन्स हैं। तो मेटाजोआ जो एनिमल हैं, इनको वापस से इनकी 3 कैटेगरीज हैं, या इंफ्रा किंगडम हम कह सकते हैं, जिसके अंदर किस किस को रखा गया है? मीजोजोआ, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, वो हमें यही बताना है कि ये जो प्रोटोजोआ कंसेप्ट और मेटाजोआ, इनमें क्या तो डिफरेंस है, क्या इनमें समानता है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से संघों को रखा गया है। मीजोजोआ के अंदर जो संघ है वो मीजोजोआ फाइलम माइनर फाइला है। पैराजोआ में रखा गया है कौन से फाइलम को? पोरीफेरा। और यूमेटाजोआ के अंदर बाकी के सारे जितने भी बच गए, सारे जितने भी संघ हैं, सभी एनिमल्स किस में आ गए? यूमेटाजोआ में, जिसको हम आगे बांटते हैं रेडिएटा, बाइलेटेरिया कैटेगरी के अंदर इनको अपन बांटते हैं। फिर आगे इनका फर्दर एसिलोमेट सारा हम पढ़ते हैं। ये मैंने आपको एक आउटलाइन चार्ट के द्वारा भी बताया था। तो ये बात मैंने आपको क्यों बताई इंट्रोडक्शन पार्ट से, ताकि हमें ये ध्यान रहे जो मैंने पिछली बार आपको पढ़ाया था कि ये अपन आज किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मेटाजोआ और प्रोटोजोआ में हमें क्या क्या पढ़ना है, और ये जो कौन कौन से संघ इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो प्रोटोजोआ जो यूनिसेलुलर एनिमल हैं, उसमें कौन सा संघ है? प्रोटोजोआ। और मेटाजोआ जो मल्टीसेलुलर एनिमल जिनको कह रहे हैं हम, उनमें मीजोजोआ, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ, इसकी अपन आज बात कर रहे हैं। इसमें देखिए ये जो हमने बताया आपको कि विशिष्टता क्या थी, सबसे पहला कैरेक्टर माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर, जबकि मेटाजोआ के जंतु कैसे हैं? मल्टी सेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। और दूसरा पॉइंट मैंने लिया, हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं दोनों की, तो दूसरा पॉइंट मैंने लिया कि इनमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन कोशिका स्तर का पाया जा सकता है। और इसमें कैसा पाया जाएगा? मेटाजोआ के जंतुओं में हम जानते हैं कि मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, तो इनमें किस प्रकार का पाया जा सकता है? सेल टिश्यू ग्रेड का हो सकता है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल का हो सकता है। ये संगठन इसमें पाया जा सकता है क्योंकि मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा कि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर
लेस डेवलप होता है। क्या मतलब है इस बात का कि डिवीजन ऑफ लेबर किसको कहेंगे? श्रम विभाजन, यानी कि अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स या अलग अलग ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। जो कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं, जो जटिल प्रकार के जंतु होते हैं, जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, इन एनिमल्स में क्या पाया जाता है? पर्टिकुलर, जैसे सर्कुलेशन का काम करने के लिए क्या पाया जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। शोषण का काम करने के लिए क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्रजनन का काम करने के लिए क्या पाया जाता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन यहाँ ये बिल्कुल सिंपल प्रकार के जंतु हैं प्रोटोजोआ के, इनके पास सिर्फ एक कोशिका है, एक सिंगल सेल है, और उसी से ये सारे काम कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं इस आधार पे कि एक कोशिका होने के कारण इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता, या बिल्कुल लेस डेवलप होता है, श्रम विभाजन नहीं पाया जाता। जबकि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर कैसा होता है? वेल डेवलप होता है, पूर्ण विकसित प्रकार का होता है। हर कार्य को अलग अलग करने के लिए अलग अलग क्या पाए जाते हैं? उसमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं या ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। इसके बाद हम अभी मैंने बताया कि ये एनिमल कैसे होते हैं, इनकी बॉडी कैसी होती है? सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होती है, जबकि इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स। इनकी बॉडी कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसमें अभी हमने बताया कि ये एनिमल कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जा सकते हैं, मैराइन वाटर में भी पाए जा सकते हैं, टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं, और इनमें भी इस तरह का कुछ सेम ही होता है कि ये भी फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, मैरीन वाटर में पाए जा सकते हैं, और टेरिस्ट्रियल भी ये एनिमल हो सकते हैं। इसके अलावा इन जंतुओं के अंदर हम बात करें, प्रोटोजोआ के जो अपन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, कंसेप्ट की जो बात कर रहे हैं कि किनको कहा गया है या इनमें क्या क्या ऐसी विशेषताएं पाई जा रही हैं जो इनको दूसरों से अलग बनाती है। तो देखिए, इन एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियमन के लिए क्या पाई जाती है? कुछ फ्रेश वाटर के जंतुओं में क्या पाई जाती है? इसमें संकुचनशील रिक्तिका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। संकुचनशील रिक्तिका फ्रेश वाटर के जो प्रोटोजोअन्स होते हैं, जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है, बहुत सारे ऐसे फ्रेश वाटर के जीव हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रिक्तिका जरूर पाई जाती है। इसका काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन या परासरण नियमन। क्या होता है परासरण नियमन? कि जो जिस एटमॉस्फेयर में जंतु रह रहा है उसमें वो क्या करता है? वाटर का और साल्ट का उसका क्या करता है? वो बैलेंस करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेगुलेशन वाटर प्लस साल्ट कंसंट्रेशन, पानी की और किसकी? साल्ट की सांद्रता, उसका बैलेंस बनाए रखता है। बैलेंस बनाने के लिए इसमें ये पाई जाती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो फटने से बच जाती है और जीव की मृत्यु होने से रक्षा हो जाती है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखिए इस प्रकार से, जैसे इस तरह की पाई जाती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ना, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अलावा फूड वैक्यूल भी पाई जाती है। तो इसका काम हमने क्या बताया कि परासरण नियमन का काम करती है। जैसे ही इसकी बॉडी कैसी होती है, देखो इस पर एक सिंपल पेलिकल मेम्ब्रेन होती है, पैरामीशियम बनाया है ये मैंने, फ्रेश वाटर का एनिमल है। 2 न्यूक्लियस होते हैं इसमें, माइक्रो न्यूक्लियस एंड मेगा न्यूक्लियस। तो ये जो पैरामीशियम है इसकी आप देख रहे हैं बाहर की जो मेम्ब्रेन है पेलिकल, और होता क्या है कि बाहर जब ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, सपोज करो कि ये वाटर है फ्रेश वाटर, तो हम देख सकते हैं कि सांद्रता कहाँ पे ज़्यादा है, कंसंट्रेशन, साल्ट की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है? अंदर इसकी बॉडी का जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है।
इसलिए वाटर का मूवमेंट किस तरफ होगा, इस तरफ वाटर का मूवमेंट होगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं परासरण के नियम से कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गमन वाटर मॉलिक्यूल्स का किसके द्वारा, ये जो आप देख रहे हैं बाहर की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ वाटर मॉलिक्यूल का गमन, ये क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो यहाँ पे परासरण की क्रिया से वाटर अंदर जाता जाएगा, और वाटर जब अंदर जाता जाएगा तो ये पूरा इसकी जो कोशिका है पूरी पानी से भर जाएगी और इसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इसमें एक विशेष प्रकार का ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। ये क्या करती है, एक्सेस वाटर को इकट्ठा करके और फिर शरीर के बाहर की तरफ जाकर के फट जाती है और एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकाल देती है। इसलिए इस जीव की मृत्यु होने से बच जाती है। तो एक तो अभी बताया आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दूसरा फूड वैक्यूल। भोजन जो होता है वो फूड वैक्यूल के अंदर आ जाता है यहाँ से माउथ के द्वारा, जिसको अपन साइटोस्टोम भी कहते हैं। कोशिका का मुख होता है वो, इसलिए साइटोस्टोम कहते हैं, उसके द्वारा फूड वैक्यूल में आ जाता है और भोजन दानी में आने के बाद ही इसका डाइजेशन होता है। तो इस तरह का डाइजेशन जो कोशिका के अंदर है उसको हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी कहते हैं। तो एक जस्ट आउटलाइन अपनों ने ये बताने की कोशिश की है कि संकुचनशील रिक्तिका क्या है और उसका क्या कार्य है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में बताया और फूड वैक्यूल के बारे में बताया, लेकिन इन जंतुओं में, मेटाजोआ जंतुओं में ना तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है और ना ही फूड वैक्यूल पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन प्रोटोजोआ में। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि भोजन धानी यानी कि फूड वैक्यूल उस कोशिका के अंदर हमें दिखाई दे रही थी। तो आपको बताया एक सिंगल कोशिका है इनके पास और बाकी तो इनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी है नहीं। तो उस कोशिका के अंदर ही डाइजेशन का काम भी होगा, शोषण का काम भी होगा, सभी प्रकार की जो जैविक क्रियाएं होती हैं सिंगल एक कोशिका के द्वारा होती हैं। तो हम कह सकते हैं फूड वैक्यूल में अगर डाइजेशन हो रहा है, जैसा कि हमने देखा भोजन धानी के अंदर, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कोशिका के अंदर प्रेजेंट है। इसलिए जब कोशिका के अंदर डाइजेशन होता है, पाचन की क्रिया से एक सिंगल सेल के अंदर हो रही है, तो इस तरह का पाचन क्या कहलाता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो हम इस आधार पे कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ के जंतुओं में डाइजेशन किस प्रकार का होता है, डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर। जबकि मेटाजोआ के जंतुओं में कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। हम समझ ही गए कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर क्या है। ये तो एक सिंगल कोशिका थी, कोशिका के अंदर फूड वैक्यूल में डाइजेशन हो रहा है, और यहाँ पे सिंगल कोशिका नहीं है, यहाँ पे कैसी है, मल्टी सेलुलर कोशिका है। यानी कि शरीर कैसा है, मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है। ऑर्गन सिस्टम का या टिश्यू लेवल का बना हो सकता है। तो वहाँ पे डाइजेशन कोशिका के अंदर नहीं होता, वहाँ आहार नाल के अंदर होता है। तो आहार नाल में जब डाइजेशन होता है वो क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जो कोशिका के बाहर हो रहा है। इसके बाद अगर हम श्वसन की बात करें तो श्वसन के लिए आपको पता है प्रोटोजोआ के जंतुओं में श्वसन कैसे होगा, कोई श्वसन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। तो श्वसन कहाँ से होगा, शरीर की जो सामान्य सतह है, बाहरी सतह से विस्तरण विधि के द्वारा ही श्वसन होता है। तो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन और सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रेशन यानी कि श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन, इन क्रियाओं के लिए, ये क्रियाएं क्या है हम जानते ही हैं। श्वसन की क्रिया क्या है, परिसंचरण की क्रिया क्या है और उत्सर्जन क्या है, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, इसके लिए स्पेशल कोई अंग नहीं पाए जाते। लेकिन हमारे यहाँ पे ये जो प्रोटोजोआ के जंतु जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके पास एक सिंगल कोशिका है, इस तरह की जैसे मैंने अभी बताई थी, एक सिंगल कोशिका इनके पास है। इस कोशिका की जो बाहरी सतह है, इसके द्वारा ही ये क्या कर रहे हैं, डिफ्यूजन मेथड से रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, सर्कुलेशन भी कर रहे हैं और एक्सक्रेशन भी कर रहे हैं। कोई अलग से अंग नहीं पाया जाता। लेकिन ये जो उच्च विकसित जंतु हैं मेटाजोआ मल्टीसेलुलर, इनमें सर्कुलेशन के लिए हार्ट पाया जाता है, सभी को पता है। श्वसन करने के लिए लंग्स पाए जा सकते हैं, गिल्स पाए जा सकते हैं, या कई जंतुओं में ट्रैकिया और अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। उत्सर्जन करने के लिए भी उनमें नेफ्रिडिया और कई तरह की
किडनी वगैरह कई स्ट्रक्चर्स पाई जा सकती हैं, लेकिन यहाँ एक सिंगल कोशिका में सिर्फ शरीर की बाहरी सतह से ही ये सभी कार्य होते हैं। इसके बाद ये एनिमल कैसे होते हैं? डिफरेंट इन शेप एंड साइज। ये जो पॉइंट है इसमें हम बात कर रहे हैं कि ये एनिमल अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज के, एक ही जाति का जंतु होगा, एक ही स्पीशीज का जंतु है, लेकिन उसका साइज और शेप, आकार और आकृति क्या हो सकती है? अलग अलग होती है। लेकिन जो मेटाजोआ के जंतु हैं, ये मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स बॉडी जिनकी है, इन जंतुओं में शरीर का आकार एक ही जाति के जो जंतु होते हैं उनमें सेम ही होता है। तो हम कह सकते हैं सेम शेप एंड साइज इन सिंगल स्पीशीज। एक सिंगल स्पीशीज जो होगी, एक जाति का जो जंतु होगा, उसके सभी जंतुओं की आकार और आकृति समान होगी, लेकिन यहाँ पे छोटे बड़े हो सकते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन कैसा होगा प्रोटोजोआ के जंतुओं में? जैसा मैंने पहले भी बात की थी, रिप्रोडक्शन कैसा होगा? प्रजनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट होता है, और यहां पे कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट होता है। क्या मतलब है इस बात का? आपको पहले भी बताया था मैंने कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर, देखिए, प्रजनन का मतलब है कि जनन से क्या होगा, आपकी तरह जैसा प्राणी दिखाई दे रहा है वैसे के वैसे दूसरे जंतुओं का निर्माण होना या फॉर्मेशन होना जनन की क्रिया से। अब ये दो प्रकार का है रिप्रोडक्शन, अलैंगिक या एसेक्सुअल जिसको कह रहे हैं, और दूसरा है सेक्सुअल। तो ये जो आप देख रहे हैं प्रोटोजोआ के जंतु, इनमें मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही डोमिनेंट होता है। अलैंगिक जनन का मतलब ये हो गया कि हमारी जो बॉडी हम बात करते हैं, शरीर के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं प्रेजेंट हैं। एक होती है सोमैटिक सेल जिसको कायिक कोशिका बोलते हैं, जो शरीर के सभी हिस्सों में पाई जा रही है। आँख, नाक, कान, शरीर के कहीं से भी हम बॉडी से कोई सेल निकालते हैं तो दीज आर द सोमैटिक सेल्स। और दूसरी प्रकार की सेल्स होती हैं जर्म सेल या जनन कोशिका। ये जनन सेल या जनन कोशिका केवल जनन अंगों में पाई जाएगी। तो ये जनन अंग कौन से हो सकते हैं? अगर मेल है तो मेल में जनन अंग कौन सा होता है? टेस्टिस। और टेस्टिस में जो कोशिका होगी, जनन कोशिका, वो कौन सी कहलाएगी? स्पर्म या शुक्राणु। और अगर फीमेल होगी तो फीमेल में जनन अंग कौन सा होता है? ओवरी, अंडाशय। और वो क्या कहलाएगा? सेल कौन सी होगी? जर्म सेल, ओवा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उच्च विकसित जंतु होते हैं, जिनकी कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, उनमें जनन कोशिका केवल ये दो होती हैं। अगर नर है तो स्पर्म होगा और फीमेल है तो ओवा होगी। इनको छोड़ के शरीर में कहीं पे भी सभी जगह जो सेल्स पाई जाती हैं, कहीं से भी निकाली जाए, वो दीज आर द सोमैटिक सेल्स या कायिक कोशिका। तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि अलैंगिक जनन क्या है। अगर कायिक कोशिका से सेम जंतु का अगर निर्माण होता है, शरीर की कायिक कोशिका से, सोमैटिक सेल से अगर एनिमल की बॉडी का निर्माण होता है तो वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर शरीर की स्पर्म और ओवा, इन दोनों के फ्यूजन से जो जाइगोट बनेगा, फिर उसमें फर्दर डिवीजन, क्लीवेज और फिर गैस्ट्रुला स्टेज तक आने के बाद 3 जर्म लेयर से फिर जंतु का निर्माण होता है। इन दोनों कोशिकाओं के फ्यूजन से, जर्म कोशिकाओं से जो जंतु का निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको अभी बताया कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, किसे कहते हैं। तो यहाँ हमने बात की कि प्रोटोजोआ के जंतुओं में कौन सा रिप्रोडक्शन डोमिनेंट होता है? एसेक्सुअल, क्योंकि एक सिंगल कोशिका है। अगर ये सिंगल कोशिका बट जाती है, सपोज करो कि जैसे ये पैरामीशियम जो मैंने अभी बनाया था, इस तरह का पैरामीशियम जंतु हमने ले लिया इस तरह से। इसमें सबको पता है कि 2 न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। तो ये पैरामीशियम जो, इसमें बाइनरी फिजन हम पढ़ते हैं, द्विविखंडन, अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। तो ये क्या होता है? द्विविखंडन में 2 भागों में कोशिका बढ़ जाती है, 1 और 2। 2 भागों में जब ये डिवाइड हो जाती है उसको अपन कहते हैं बाइनरी फिजन, है ना, द्विविखंडन। तो कोशिका जब 2 भागों में बढ़ जाएगी तो दोनों कटे हुए भाग या बटे हुए भाग एक अलग से इंडिविजुअल जंतु की तरह बिहेव करते हैं, एक नए जंतु का निर्माण कर देते हैं। तो ये कौन सा प्रकार हो गया?
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एनिमल की बॉडी डिवाइड होकर के भी शरीर का कोई भी हिस्सा टूट करके गिर रहा है, उससे क्या हो रहा है, नए जंतु का निर्माण हो रहा है। लेकिन इनमें मेटाजोआ के जंतुओं में ऐसा नहीं होता। इनमें क्या होता है कि जर्म कोशिकाएं स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से जंतु का निर्माण होता है, और ऐसा नहीं होता कि शरीर का कोई भाग टूट करके गिरेगा, सोमैटिक सेल से नई बॉडी का निर्माण होगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ के जंतुओं में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट होता है, जबकि इनमें कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट होता है। दूसरी बात हम करें, प्रोटोजोआ के जंतुओं में लार्वा स्टेज नहीं पाई जाती, लार्वा स्टेज एब्सेंट, और इसमें लार्वा स्टेज पाई जाती है। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि लार्वा किसको कहते हैं, कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें इमैच्योर कंडीशन के अंदर अंडे से जंतु निकलता है, जो बाद में फीडिंग करके या भोजन ग्रहण करके अपना बाकी का डेवलपमेंट पूरा करता है, और बाद में वो क्या हो जाता है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो लार्वा होगा ये हमेशा अपने वयस्क जंतु से आकार में, आकृति में और देखने में, मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर हम देखें तो हमेशा कैसा दिखाई देगा, अलग प्रकार का दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे ये अंडा है, एग से क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा, जो कैसा होता है, इमैच्योर, अपरिपक्व प्रकार का होता है, जो बाद में किस में परिवर्तित हो जाता है, एडल्ट में। तो लार्वा अवस्था पाई जाती है मेटाजोआ के जंतुओं में, जबकि प्रोटोजोआ जो सिंगल एनिमल है, एक सिंगल कोशिका के बने हुए हैं, इनमें किसी भी प्रकार की लार्वा अवस्था एब्सेंट होती है। अब हम बात करते हैं कि प्रोटोजोआ के जंतुओं को अमर भी कहा गया है। ये जंतु कभी मरते नहीं है, तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, इमॉर्टल। इमॉर्टल कौन होते हैं, जिनको अमर कहा गया है इनको, जैसे अमीबा को कहा गया है, बहुत सारे जो जंतु हैं सभी प्रोटोजोआ के एनिमल्स को अमर कहा जाता है, इमॉर्टल है ये। क्यों अमर है, क्योंकि जैसा मैंने बताया अभी कि इनका क्या होता है, अमर क्यों कह रहे हैं इनको। सपोज करो कि अमीबा बनाया है, ठीक है, अमीबा में हम जानते हैं ये क्या है, ये कोशिका है अमीबा की, जिसमें अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, बाहर की तरफ आप देख रहे हैं, ये डेवलप नहीं होती, इसलिए इसको नेकेड भी कहा गया है, सेल मेम्ब्रेन नेकेड होती है इसकी। इस अमीबा के अंदर जो हम साइटोप्लाज्म देख रहे हैं, इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो सोमेटोप्लाज्म, जो सोमेटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और जर्म प्लाज्म जो कि जर्म सेल्स में पाया जाता है, जो मैंने अभी आपको समझाया कि दो प्रकार की कोशिकाएं थी शरीर में, सोमेटिक सेल्स एंड जर्म सेल। कई कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाएगा उसको सोमेटोप्लाज्म कहते हैं, जबकि जर्म सेल्स के अंदर जो पाया जाएगा उसको जर्म प्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो यहां हम कह सकते हैं कि सोमेटोप्लाज्म प्लस जर्म प्लाज्म एक दूसरे में क्या रहते हैं, मिक्स होते हैं। तो इनके मिक्स होने की वजह से क्या होता है कि ये जंतु का क्या होता है कि ये मर नहीं सकते, इनकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों एक दूसरे में मिक्स हैं। जब जर्म प्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म अलग अलग होते हैं तब जंतु की मृत्यु मानी जाती है। तो इसलिए प्रोटोजोआ के जंतुओं को हम क्या कहते हैं, अमर या इमॉर्टल कह सकते हैं। चलिए, ये तो प्रोटोजोआ की बात की अपनों ने, और मेटाजोआ से इसको क्या किया था, कंपेयर किया था मेटाजोआ के साथ। अब अपन मेटाजोआ के, जो मैंने अभी आपको एक चार्ट बनाया था जिसमें बताया था कि मेटाजोआ को 3 उसमें बांटा गया है, किस किस में, मीजोजोआ, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। इसके अपन कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। मीजोजोआ किसको कह रहे हैं अपन, मीजो मीन्स मिडल और जोआ मीन्स एनिमल्स। ये जो विशेष प्रकार के एनिमल आप देख रहे हो ये क्या कहलाते हैं, प्रोटोजोआ के और मेटाजोआ के बीच के एक लिंक मान सकते हैं हम इनको, मिसिंग लिंक भी कहा था एक वैज्ञानिक ने इसको। तो मीजोजोआ के जंतु एकदम सिंपल प्रकार के हैं। और कैसे जंतु हैं ये, किस तरह के जंतु होते हैं ये इनवर्टिब्रेट एनिमल जो होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स के क्या हैं, ये पैरासाइट्स हैं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जो
मेराइन या वाटर के जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं अधिकतर उनकी बॉडी के अंदर एंडोपैरासाइट या अंतः परजीवी के रूप में ये जंतु पाए जाते हैं, है ना। और इनकी बॉडी के ऊपर इस तरह से सीलिया पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं मीजोजोआ के जंतु प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बीच की क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है डाइसीमिया, इसका एग्जाम्पल है डाइसीमिया, रैकोप्लूरा भी हो सकता है, ठीक है। तो हम एक बार इनके कैरेक्टर को इनको एक इस चार्ट के द्वारा और बता देते हैं कि मीजोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ हैबिटेट में और कुछ कैरेक्टर्स में किस प्रकार से डिफरेंस है। एक जनरल इंट्रोडक्शन में अपन बात कर रहे हैं कि मीजोजोआ किसको कहा गया है, जो मिडल एनिमल्स हैं, और ये प्रोटोजोआ और मेटाजोआ के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। दूसरी बात मैंने बताया है कि ये इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स के जो पानी में पाए जाते हैं उनके क्या हैं, एंडोपैरासाइट्स हैं, ठीक है। और पैराजोआ के जंतु, पैराजोआ मतलब कैसे होते हैं, पोरस बॉडी, जिसमें एक अभी मैंने आपको बताया था पैराजोआ के अंदर कौन सा संघ रखा गया है, पोरीफेरा, पोरीफेरा के जंतुओं को इसमें रखा जाता है, और यूमेटाजोआ में बचे हुए सारे जंतु। चलिए हम एक बार अब ये इसमें 4-5 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कंसेप्ट, हैबिट, सबसे पहले हैबिट ले लेते हैं, स्वभाव, कि इसका स्वभाव कैसा होता है। ये एनिमल अधिकतर मीजोजोआ के एनिमल कैसे होते हैं, सेसाइल, और ये भी कैसे होते हैं, सेसाइल, और ये कैसे होते हैं, एक्टिव। क्या मतलब हुआ इस बात का कि ये जो दोनों जंतु हैं, सेसाइल का मतलब होता है स्थानबद्ध, एक ही जगह पर फिक्स पाए जाते हैं, और पैराजोआ के जंतु हम जानते ही हैं, पोरीफेरा संघ के जो भी जंतु हैं, स्पंज वगैरह सारे के सारे एक जगह पर स्थिर होते हैं, इसलिए स्थानबद्ध जंतु कहते हैं। लेकिन ये एक्टिव जंतु होते हैं। यूमेटाजोआ के जंतु जो होते हैं, जिनका आकार बड़ा होता है, ये कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं। इसके बाद टिश्यू, ऑर्गन्स, यानी कि हम जानते हैं कि कुछ जो प्रोटोजोआ के जंतु हैं उनमें तो केवल सेल पाई जाती थी, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो जंतु हैं इनके अंदर क्या होता है, टिश्यू ऑर्गन वगैरह क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मीजोजोआ के जंतुओं में एब्सेंट, इनमें भी एब्सेंट, और यूमेटाजोआ के जंतुओं में प्रेजेंट। क्योंकि ये बड़े आकार के कॉम्प्लेक्स जंतु हैं, तो हम कह सकते हैं कि अंगों का निर्माण और ऊतकों का निर्माण यूमेटाजोआ में पाया जाता है। लेकिन ये जंतु एकदम सिंपल हैं, इनमें टिश्यू और ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। और वो क्या हैं, अभी बताया था मैंने आपको, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की कोटि, जिसमें बताया था कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं, टिश्यू, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। तो ये हमारा ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन की कोटि कहलाता है। तो हमने देखा कि टिश्यू ऑर्गन वगैरह सब एब्सेंट होते हैं। इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, किसको कहते हैं आहार नाल, हम बात करते हैं जो हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में पाई जाती है। देह गुहा, जो जिसकी सिलोम की बात करते हैं, बाहर का बॉडी का जो ये बाह्य सतह है, और बीचों बीच हमारे जो आहार नाल है, ये आहार नाल का काम क्या है, भोजन को ग्रहण करना, और ग्रहण करके इसमें डाइजेशन का काम होता है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और देन एक्सक्रीशन। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का काम होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल मीजोजोआ के जंतुओं में एब्सेंट होती है, बिल्कुल नहीं पाई जाती इनमें, और पैराजोआ के जंतुओं में भी एब्सेंट होती है, लेकिन यूमेटा के जंतुओं में प्रेजेंट होती है। ये इसमें कैरेक्टर है। डाइजेशन कैसा होगा, डाइजेशन जैसा कि मैंने बताया आपको, एक सिंपल कोशिका का बना हुआ है, इसलिए डाइजेशन इसमें कैसा होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। इसमें भी कैसा होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, और इसमें कैसा होगा, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कि डिवीजन ऑफ लेबर और बॉडी सरफेस, डिवीजन ऑफ लेबर, ये सभी पॉइंट्स मैं आपको बता चुका हूं डिटेल में कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, टिश्यू ऑर्गन्स। तो डिवीजन ऑफ लेबर की बात मैंने अभी की थी कि जब काम बटा हुआ हो, श्रम विभाजन जिसको अपन बोलते हैं, कि हर कोशिका
या पर्टिकुलर एक ऑर्गन बना हुआ है, वो किसी सिंगल वर्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। जैसे हार्ट क्या करता है, सर्कुलेशन का काम करता है, हमारे लंग्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का काम करते हैं। तो हमारी जो बॉडी का सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स बॉडी है, तो इसमें हर काम बटा हुआ है। पर्टिकुलर एक काम करने के लिए एक अंग पाया जा रहा है। लेकिन ये जो सिंपल एनिमल होते हैं, मीजोजोआ के जंतु हैं, पैराजोआ के एकदम सिंपल जंतु हैं, इनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं है। इनमें सेलुलर सेल टिश्यू लेवल का क्या पाया जा रहा है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है। इसलिए इनमें इस प्रकार की कोई संरचना देखने को नहीं मिलती। तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता। किनमें, मीजोजोआ में और पैराजोआ में। लेकिन यूमेटाजोआ के जो उच्च विकसित जंतु हैं, जिसमें रेडिएटा बाइलेटेरिया क्लास के एनिमल आ गए, यानी सिलेंट्रेटा संघ से लेकर के और हमारे तक कॉर्डेट्स तक जितने भी सारे के सारे किस में आते हैं, यूमेटाजोआ में आते हैं। जो मैंने आपको एक चार्ट के द्वारा एनिमल किंगडम का जब चार्ट बताया था, उसमें आपको बताया था कि किस तरीके से यूमेटाजोआ के एनिमल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से संघ है आउटलाइन क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ हम कह सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर मीजोजोआ के जंतुओं में एब्सेंट, पैराजोआ के जंतुओं में एब्सेंट, और यहाँ पे क्या, प्रेजेंट। तो हम कह भी सकते हैं इनको देख करके, जैसा अभी बताया आपको कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या चीज़ है, डाइजेशन, ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक था कि कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ की, प्रोटोजोआ की संकल्पना क्या है, आखिर हैं क्या प्रोटोजोआ के जंतु, जिसको हमने एकदम सिंपल प्रकार के यूनिसेलुलर या एक कोशिका के जंतुओं के बारे में आज बात की डिटेल से कि इनकी तुलना हमने किससे की, मेटाजोआ से। तो हमने बताया कि प्रोटोजोआ और मेटाजोआ कौन से प्रकार के एनिमल हैं। फिर मेटाजोआ को अपनों ने फर्दर डिवाइड किया, मीजोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। इनका कंपैरिजन भी अपनों ने इनके हैबिट से, इनका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल, इतने पॉइंट्स से अपनों ने डिस्कस किया। तो अपनों कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि किस तरीके से ये सिंपल एनिमल प्रोटोजोअन्स, मेटाजोअन्स जो मल्टी सेलुलर एनिमल हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले, इनसे किस तरीके से अलग प्रकार के जंतु दिखाई देते हैं। थैंक यू।